नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 में पुस्तक मैं और मेरा व्याकरण में से नए अध्याय का पठन कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है वर्ण, विचार और उच्चारण। इसमें हम वर्णों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर किन्हें कहते हैं, उनके क्या भेद हैं, व्यंजन किन्हें कहते हैं, उनके क्या भेद होते हैं, और वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, और शुद्ध अशुद्ध शब्दों के बारे में हम पूरी जानकारी इस अध्याय के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले जुड़िए और समझिए। नीचे दिए गए वर्ण कुछ संदेश देते हैं, उन्हें पढ़िए। जैसे क से कम बोलो, ख से खाली मत बैठो, ग से गंदगी मत करो, घ से घमंड मत करो, च चिंता चिता समान है, छ छल कपट से दूर रहो, ज जीव जंतुओं से प्रेम करो, झ झूठ मत बोलो, ट टोका टाकी मत करो, ठ ठगो मत। आपने ध्यान दिया, ये सभी जो वाक्य हैं एक खास वर्ण से शुरू हो रहे हैं। क ख ग घ घ, च छ ज ज झ ट ठ, ये जो वर्ण दिए गए हैं उनसे इन वाक्यों का आरंभ किया गया है। इसी तरह वर्णमाला के बाकी वर्ण आपके सामने हैं जिनसे आप कोई ना कोई वाक्य बना सकते हो। आगे पढ़ते हैं। आपने जाना कि भाषा में सम्मिलित सभी वर्ण कुछ न कुछ कहते हैं। इन्हीं वर्णों को जब लिपि भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है तब वह लिपि कहलाती है। यानी जब हम ध्वनियों को हम लिखित चिन्हों के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे मुंह से हमने ध्वनि निकाल ली त, तो त को लिखना कैसे है, वो उसका लिपि चिन्ह हो गया। ठीक है। उसके बाद आपने शब्द बोला व, तो व को लिखना कैसे है, वो लिपि चिन्ह हो गया। तो जब लिपि के अनुसार, लिखित चिन्हों के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है तो वह लिपि कहलाता है। लिपि वर्णों को लिखने का साधन होता है जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। जैसे आपके सामने उदाहरण दिए गए हैं अ, आ, क, ख। अब इसे आप इस लिपि को देखकर, इस ध्वनि चिन्ह को देखकर आपको पता है कि ये अ की ध्वनि का चिन्ह है, ये आ की ध्वनि का चिन्ह है, ये क या ख की ध्वनि का चिन्ह है। ठीक है। तो वर्ण होते क्या हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। इस प्रकार, खंड मतलब टुकड़े। इस प्रकार वर्ण की परिभाषा क्या पढ़ेंगे हम? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। अब वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होते हैं। जो ध्वनियां हम मुंह से उच्चारण करते हैं, उच्चरित करते हैं, जब उनको हम लिखते हैं तो वो वर्ण कहलाती हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे आपके सामने ये शब्द है सागर, इसमें कौन से वर्ण प्रयोग किए गए? स, धन आ, धन प्लस को बोलते हैं हिंदी में स, धन आ, धन ग, धन अ, धन र, धन अ, तो क्या बना? सागर। अब आपको शायद याद होगा, हमने आपको वर्ण विच्छेद सिखाया था और वर्ण और व्यंजन की स्वर और व्यंजन की परिभाषा बताते हुए एक बात आपको करवाई थी, पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ी थी कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र ध्वनियां होते हैं। उन्हें लिखने के लिए किसी और स्वर या व्यंजन की ज़रूरत नहीं होती, उनको किसी दूसरे वर्ण पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो जो हैं वो स्वरों पर आश्रित होते हैं। व्यंजनों को लिखने के लिए हमें अ की ध्वनि उसमें शामिल करनी पड़ती है। आपने जैसे देखा कि ग और र का हमने ध्वनि विच्छेद ग के नीचे हलंत लगा के प्लस अ, यानी अ की ध्वनि इसमें अलग की है। तो जब व्यंजन में अ की ध्वनि शामिल होती है तब वो व्यंजन पूरा व्यंजन बनता है, पूरी ध्वनि बनता है। नहीं तो उसकी ध्वनि आधी होती है और उसको हलंत के अनुसार लिखा जाता है। ऐसे ही सागर के र को आप देखिए विच्छेद किया गया है। इसमें र को ध्वनि विच्छेद करते हुए हम र में से अ की ध्वनि को अलग करके दिखा रहे हैं, र प्लस अ, र के नीचे हलंत है। तो ये बात आपको याद होगी, क्योंकि हम इसलिए ध्वनि अलग करते हैं क्योंकि व्यंजन जो हैं स्वर की सहायता के बिना पूरे नहीं होते। आगे पढ़ते हैं।
प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। अब प्रत्येक भाषा के जो वर्ण होते हैं, जैसे हिंदी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD आप लिखते हो, उनकी संख्या जो है 26 है, उनका उच्चारण आप ABCD की आवाज़ से करते हो। लेकिन हिंदी जो भाषा है, उसके वर्ण का उच्चारण हम अ, आ, ई 11 स्वर और क, ख, ग, घ वर्णों के द्वारा करते हैं। अब आप जानते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। वर्ण प्लस माला यानी वर्णों की माला, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी में वर्णमाला के उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं। वर्णों के भेद में पहला है स्वर जो 11 होते हैं और दूसरा है व्यंजन जो 33 होते हैं। अब स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वह स्वर कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनके उच्चारण के लिए किसी और की वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ठीक है ना। तो फिर उसी के आधार पर ये परिभाषा है कि वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण वे स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये संख्या में 11 होते हैं। ये आपके सामने वर्ण है, इसे आप गिन भी सकते हैं। अ आ, ई, उ री, ए, ऐ, ओ तथा औ। ये आपके स्वर हैं जो गिनती में 11 हैं। अब स्वर के भेद कौन से होते हैं? उच्चारण में लगने वाले समय, समय उस हम मात्रा भी कहते हैं उसे, समय के अनुसार वर्णों के स्वरों के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर हमने ऊपर पढ़ा कि उच्चारण में लगने वाला समय बताता है कि वर्ण का कौन सा भेद है, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर की हम बात करेंगे तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है यानी एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ, इ, उ तथा री। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है यानी 2 मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं। अब 11 में से 4 जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं यानी एक मात्रा का समय लगने वाले स्वर, और 7 जो हैं दीर्घ स्वर हैं जिन्हें 2 मात्रा का समय लगता है। और वो कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। अब प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है यानी दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है, प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका चिन्ह अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार का है। इसका प्रयोग प्रायः पुकारने, जोर से गाने या रोने के लिए किया जाता है। जैसे जब हम शब्द को किसी वर्ण को लंबा खींचते हैं, किसी आवाज को लंबा खींचते हैं, हे राम, आ जाओ, ओम, ठीक है ना। अगर हम ओम को और लंबा करेंगे, अगर हम एक बार ओम बोलते हैं तो ओम एक स्वर लगेगा, प्लुत स्वर अंग्रेजी के एस के आकार का। जब हम ओम को और लंबा खींचेंगे तो जितना लंबा खींचेंगे उतनी मात्राएं उतना समय लगता जाएगा और उतने एस वाला जो चिन्ह है वो उसमें ऐड होता जाएगा। जैसे हम ओम बोले तो उसमें 3 या 4 एस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पुकारने में यानी कितना उसको लंबा खींचते हैं वो प्लुत स्वर कहलाता है। अब आगे पढ़ते हैं अनुस्वार। अनुस्वार में आप देख सकते हैं इसका चिन्ह है शीर्ष रेखा के ऊपर बिंदु। अब अनुस्वार और अनुनासिक ये दोनों नासिकीय ध्वनियां हैं यानी नाक से निकलने वाले स्वर हैं। एक को हम बिंदु के रूप में लिखते हैं, दूसरे को हम चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं। बिंदु वाले स्वर का नाम अनुस्वार है और चंद्र बिंदु वाले स्वर का नाम अनुनासिक कहलाता है। अब अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरो रेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंत, संतरा आदि। अब मानक वर्तनी में पंचम वर्ण यानी जो स्पर्श वर्ण हमारे क वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग और प वर्ग के जितने भी 5वें शब्द हैं, जैसे क वर्ग का 5वां शब्द क्या है? ठीक है। फिर च छ ज का 5वां वर्ण क्या है? अन्य।
फिर ट ड ढ का पांचवा वर्ण क्या है? अण। फिर त थ द थ का पांचवा वर्ण क्या है? न। और प फ ब भ का पांचवा वर्ण है म। तो जितने भी पंचम वर्ण हैं मानक वर्तनी में, उसके स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह स्वर तरह व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। मैं आपको उदाहरण बता दूं, आप ध्यान से सोच के बताइए। जब हम लिखते हैं स्वयं, हम स्वयं बोलते हैं, तो उसमें म आधा होता है, तो हम लास्ट में म को आधा ना लिखकर उसको बिंदी के रूप में य के ऊपर लगा देते हैं। ऐसे ही आप ऊपर एग्जाम्पल देख रहे हैं अंत। ठीक है, अब अंत में अं की आवाज जो आ रही है आधे न की, आधा न जो है वो बिंदु के रूप में अ के ऊपर लग गया, तो आधा न ना लिखकर हम बिंदु के रूप में लगाएंगे। ऐसे हम लिखते हैं संतरा। ठीक है, उसमें भी आधे न की आवाज आ रही है, तो आधे न को हम आधा न ना लिखकर बिंदु के रूप में स के ऊपर लगा देंगे, यानी पांचवा वर्ण बिंदु के रूप में ऊपर लिखा गया, वर्ण के ऊपर लिखा गया। अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आप अगर आप बोलते हो गंगा, तो गंगा में अंग जो है, ये पहला वर्ण जो दिख रहा है, जो क वर्ग का पांचवा अक्षर है अंग, तो अंग ना लिखकर हम ग के ऊपर बिंदु के रूप में उसे लगा देते हैं, तो वो गंगा लिखा जाता है। ऐसे ही एक शब्द होता है पंजाब, तो अंज जो होता है छ छ ज ज ञ वाला, जो दूसरा आप देख रहे हो वर्ण, इसमें ये प के ऊपर बिंदु के रूप में लिखा जाता है, तो वो पंजाब बन जाता है। ठीक है ना। ऐसे ही हम अगर शब्द लिखते हैं ठंडा, ठंडा, तो ठ अण बीच में आता है, ठ और अण जो पांचवा अक्षर है आधा वो आता है, अगर उसको हम हटा दें तो उसकी जगह हम बिंदु लगा के ठंडा, ठ के ऊपर बिंदु, ड को आ की मात्रा ठंडा लिख सकते हैं। ऐसे ही हम एक शब्द लिखते हैं संभव। अब संभव में स आधा म भ और व लिखा जाता है, लेकिन अगर हम आधा म नहीं लगाते हैं तो स के ऊपर बिंदु लगा के भी हम संभव लिख सकते हैं, स के ऊपर बिंदु स, भ और व। तो इस तरह हम पंचाक्षर जो स्पर्श वर्ण के पांचवें अक्षर होते हैं उनको हम बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगला है अनुनासिक। अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुख दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में शिरो रेखा के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिकता स्वर का गुण है, ये स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। समझ लगी आपको? यानी कि स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, किसी भी स्वर के साथ, चाहे वो व्यंजन है या स्वर है, उसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आंख में हम आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, ठीक है ना। ऐसे हंस में ह के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, तो इनका प्रयोग जो है स्वरों के साथ किया जाता है। अब इसकी एक विशेषता ये है कि जिन स्वरों की मात्राएं शिरा रेखा के ऊपर निकली होती हैं वहां अनुस्वार का प्रयोग होता है तथा अन्यथा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जहां चंद्र बिंदु की आवाज आती है, नाक की ध्वनि आती है, वहां मात्रा के ऊपर शिरो रेखा के साथ मात्रा लगी होती है। जैसे हमने लिखा नोक, किसी चोंच लिखा, मान लो चोंच, तो च के साथ ओ की मात्रा आई, तो शिरो रेखा के ऊपर ओ की मात्रा आ गई, है ना। तो वहां जगह खाली नहीं है, तो हम उसमें बिंदु लगाएंगे चोंच में। ठीक है। लेकिन अगर शिरो रेखा की मात्रा खाली है, गांव लिखना है जैसे हमने, तो ग को आ की मात्रा लगाई, लेकिन शिरो रेखा के ऊपर कोई मात्रा का आकार नहीं आया, तो वहां हम ग को आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा के गांव लिखेंगे। यानी अगर शिरो रेखा खाली है तो चंद्र बिंदु लगाया जाता है, और अगर शिरो रेखा खाली नहीं है, जैसे हमने है शब्द लिखा, है लिखते हुए ह के ऊपर आई की मात्रा, दो मात्राएं, और साथ में हम चंद्र बिंदु की आवाज तो आ रही है, लेकिन हम लगाते हैं बिंदु, क्योंकि ऐ की मात्रा लगाने से शिरो रेखा के ऊपर जगह खाली नहीं बची। तो जहां जगह खाली नहीं होती शिरो रेखा के ऊपर, तब हम जब अनुस्वार की आवाज को हम बिंदु के रूप में लिखते हैं। आप नीचे देख लीजिए, सेंध, नींद, यहाँ पे स के ऊपर एक ही मात्रा है, तो चंद्र बिंदु ना लग के बिंदु लग गया। ऐसे ही नींद, न के ऊपर न बड़ी की मात्रा आ गई, तो चंद्र बिंदु ना लगा के हमने बिंदु लगा दिया, नींद। ठीक है। अब एक चीज यहाँ आपको फिर से बता दूं, आप अगर इस बात में कंफ्यूज हो गए कि अनुस्वार भी बिंदु और अनुनासिक भी बिंदु, तो दोनों में फर्क क्या है, ठीक है ना।
तो अनुस्वार जो होता है वो पंचम अक्षर की जगह बिंदु लगाया जाता है तो वो अनुस्वार कहलाता है। और जब नाक से निकली ध्वनि को हम परिलक्षित करते हैं और चंद्र बिंदु की जगह बिंदु लगाते हैं तब वो अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे नासिकीय ध्वनियां हैं, जैसे हंस, कंस, पंजा, कंधा आदि। यहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पांचवें वर्ण की ध्वनियां हैं जो केवल बिंदु के रूप में ही आएंगी। अब अगली है ध्वनि हमारी विसर्ग। विसर्ग यानी दो बिंदु, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। अब आपको मैं ध्यान दिला दूं कि संस्कृत से कुछ शब्द सीधे सीधे ही हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो ये जो विसर्ग का चिन्ह है वो संस्कृत के शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है और इसकी आवाज आती है आधे ह की। ठीक है, ह के नीचे हलंत लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम, तत्सम शब्द वो होते हैं जो सीधे संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे संभवतः। अब संभवतः संस्कृत का शब्द है तो इसमें हमने विसर्ग का प्रयोग किया, संभवतः, अतः, स्वतः, प्रातः, है ना, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं। अगर हम तद्भव शब्द यानी हिंदी के लिखते तो संभवतः का अर्थ आता शायद, अतः का अर्थ आता इसलिए, स्वतः का अर्थ आता अपने आप, प्रातः का अर्थ आता सुबह। वो हिंदी के शब्द हो जाते हैं लेकिन ये संस्कृत के हैं और विसर्ग की ध्वनि हमेशा संस्कृत के शब्दों में ही प्रयोग की जाती है। ये कुछ ही शब्द हैं, उसमें से 4 शब्द आपके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अंग तथा यानी विसर्ग यानी अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह भी कहा जाता है। अब यहाँ ये चीज ध्यान देने योग्य है, जब हम आ की ध्वनियां लिखते हैं यानी 11 स्वर लिखते हैं तो 11 स्वरों के बाद आपको ध्यान आ रहा होगा वर्णमाला में हम अंग, अंगूर और अहा खाली भी बोलते हैं, लिखते हैं। ये 2 ध्वनियां हैं, इनको मिलाएं तो स्वरों की मात्रा 13 हो जानी चाहिए, लेकिन हम इनको स्वर नहीं मानते हैं, इसलिए स्वरों की गिनती में हम इसको नहीं लेते हैं। स्वर तो 11 हैं और उसी के साथ हम 2 ये ध्वनियां जो लिखते हैं अंग और आहा, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ना तो ये स्वर होते हैं ना व्यंजन। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आता है। अब ये बात आप समझ गए होंगे। अब अगली बात आती है आगत ध्वनि की। आगत ध्वनि यानी आई हुई, किसी और भाषा से हिंदी भाषा में आई हुई ध्वनि आगत। अब ये अंग्रेजी भाषा की आगत ध्वनि है, वो है चंद्र, शीर्ष रेखा के ऊपर चंद्र, बिंदु नहीं है इसमें। तो ये अ की आवाज है जो अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गई है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को लिखते समय ही किया जाता है। जब हिंदी में हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम इन शब्दों का इस मात्रा का यानी इस आगत ध्वनि का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, टॉफी, कॉफी, स्टॉप, ट्रॉली। अब देखिए इनके लगाने से अंग्रेजी शब्दों में का अर्थ और होता है और अगर हम इसको ना लगाएं तो वो शब्द हिंदी का बन जाएगा तो उसका अर्थ अलग बन जाएगा। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये शब्द है काफी, ठीक है। अगर हमने इसके ऊपर चंद्र लगाया तो इसको हम बोलेंगे कॉफी, जो अंग्रेजी का शब्द है और जिसका अर्थ है पीने, पेय पदार्थ, जो हम चाय कॉफी पीते हैं ना, वो पीने वाली कॉफी। अगर हम ये अर्धचंद्र नहीं लगाते, ठीक है, ये आगत ध्वनि नहीं लगाते और हम शब्द लिखते हैं क को आ की मात्रा, फ को ई की मात्रा काफी, तो वो हिंदी का शब्द बन जाएगा और उसका अर्थ होता है काफी मतलब बहुत है, जितना मुझे चाहिए काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है ना, मेरे लिए काफ़ी खाना है खाने के लिए। काफ़ी मतलब बहुत, जितनी ज़रूरत है उतना, ठीक है ना। तो वो उसका अर्थ बदल जाएगा। इसमें मैं आपको एक और उदाहरण दे सकती हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। अंग्रेजी का एक शब्द है बॉल, बॉल, उसके ऊपर ये चंद्र आएगा लिखते समय। जब अंग्रेजी का शब्द लिखेंगे तो हम ये आगत ध्वनि लगाएंगे, बॉल, ठीक है, उसका अर्थ है गेंद। लेकिन अगर हम हिंदी में लिखें बाल और उसके ऊपर चंद्र बिंदु ना लगाए तो बाल का अर्थ हो जाएगा सिर के बाल या बाल बच्चे, ठीक है ना। अब एक और शब्द है अंग्रेजी का डॉल, डॉल, उसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे डॉल। अगर उसका हम अर्थ हिंदी में करें तो गुड़िया, लेकिन अंग्रेजी का शब्द है तो हम उसकी ध्वनि चंद्र, आधा चंद्र लगाकर करेंगे। लेकिन अगर हम आधा चंद्र नहीं लगाते और लिखते हैं ड को आ की मात्रा और ल, तो वो बन जाएगा डाल। तो डाल का मतलब होता है पेड़ की डाली, शाखा। तो इस तरह अंग्रेजी के शब्दों को लिखते समय ही
हम ये अंग्रेजी की आगत ध्वनि अ का प्रयोग करते हैं। और किन शब्दों में करते हैं? जैसे ये सामने शब्द लिखे गए हैं, इसके अलावा कॉलेज, डॉल, बॉल, है ना, ये शब्द मैंने जो आपको बताए हैं। इसके ये साथ में और शब्द भी लिखे गए हैं, ट्रॉफी, कॉफी, स्टॉप, ट्रॉली। ऐसे शब्दों के ऊपर हम अर्धचंद्र यानी अंग्रेजी की आगत ध्वनि का प्रयोग करते हैं। अब आपको जानना चाहिए जो हमारे 11 स्वर हैं उनकी कौन कौन सी मात्राएं हैं। अब ये देखिए, अब मात्राएं क्यों हमने बनाई स्वरों की, हिंदी भाषा में क्यों बनाई गई? जब हम स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करते हैं तो हम उसमें स्वर नहीं लिखते, हम स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे सामने देखिए, अधीर शब्द लिखा हुआ है, उसमें अ स्वर की कोई मात्रा नहीं है। अब में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए अ स्वर की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा है, आ की मात्रा सीधा खड़ा डंडा, आज, ठीक है ना। आजाद, इसमें बड़ा आ लगेगा तो आ की मात्रा भी आएगी। इ, इस, इधर, ईद में बड़ी ई की मात्रा। अब आप ये देखिए, ये तो है सारे स्वर से शुरू होने वाले शब्द, लेकिन जब हम किसी व्यंजन के साथ इन मात्राओं का प्रयोग करते हैं, जैसे आ के डंडे की मात्रा हमने ब के साथ की, बाहर, तो ब के साथ हम बड़ा आ नहीं लगाएंगे, आ की मात्रा लगाएंगे। इसी तरह हमने छोटी ई की मात्रा जो है इसमें तो हमने सीधा स्वर लिख लिया, लेकिन किसान में अगर हम क को छोटी ई की मात्रा लगाना चाहें तो स्वर नहीं लिखेंगे, छोटी की मात्रा लगाएंगे। ये चीज़ आप जब पढ़ेंगे इन दोनों में, स्वतंत्र प्रयोग और मात्रा के रूप में प्रयोग कैसे होता है, वो आप सामने देख सकते हैं। ऐसे ही इ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा जो शब्द के नीचे लिखी जाती है, जैसे वृक्ष, व के नीचे, कृपया, क के नीचे री की मात्रा लगाई हुई है। अगर वो शब्द स्वर से ही शुरू होता है तो हम सीधा स्वर लिखते हैं, लेकिन अगर व्यंजन के साथ शुरू होता है तो उसके साथ तो स्वर ना लिखकर स्वर की मात्रा का प्रयोग होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नीचे ये देखिए, ये आप स्वयं पढ़ेंगे, उ तथा री तथा र की मात्रा। इसमें मैं सिर्फ आपको र की मात्रा के बारे में बता देती हूँ कि र की मात्रा हम 3 रूप में प्रयोग करते हैं। एक तो पूरा र लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम या बिंदु नंबर 4 में पढ़ेंगे, र व्यंजन का प्रयोग मात्रा के रूप में भी किया जाता है। व्यंजन के रूप में तो पूरा र है, लेकिन साथ में हम रेफ र का प्रयोग करते हैं जो शीर्ष रेखा के ऊपर लगाया जाता है। पदेन र का प्रयोग करते हैं जो व्यंजन के पैर में लगाया जाता है। जैसे ये व्रत, व्रत शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ये नीले रंग के प्रिंटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो पैर में लगने वाला पदेन र, और शीर्ष के ऊपर लगने वाला जैसे मार्ग, कर्म, इसके ऊपर हम शीर्ष के ऊपर लगाते हैं, यानी लाइन के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं, तो ये रेफ र कहलाता है। और एक ये हंस पद चिन्ह की तरह र है, वो हम गोल जो है, जो खड़ी पाई वाले अक्षर होते हैं, डंडे वाले अक्षर, और जो गोल अक्षर होते हैं जैसे ड, ट, नीचे से गोलाई की शेप होती है, उनके नीचे ये हंसपद चिन्ह के तरह किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं राष्ट्र, ट और जैसे ट्र, ड्र, ड्रम, ठीक है। तो इस तरह हम इसका प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, ये 3 जो हैं ये आप पढ़ लेंगे। बिंदु नंबर 4, 5, 6, 7, इसमें र के तीनों प्रयोग बताए गए हैं। तो आज की जो वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं। कल अगली वीडियो में हम व्यंजनों के बारे में और व्यंजनों के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।